जय हिंद टू ऑफ यू। मैं अंकित वाजपेयी एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन पार्ट 4 के बारे में। ये जो लेक्चर होगा इसमें हमने आपको न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया है, विटामिन पढ़ा दिया है, प्रोटीन पढ़ा दिया है। आज का जो हमारा लेक्चर बेस्ड होगा ये कंप्लीटली बेस्ड होगा लिपिड के ऊपर, वसा के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है वसा। आइए जानते हैं वसा के बारे में। वसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। सवाल यहाँ से बनते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं बनते लेकिन सवाल बनते हैं यहाँ से। जो ये वसा होता है इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो वसा होता है ये बना किसका होता है। पहली बात तो जो वसा होता है हमारा, इसकी इकाई अगर आपसे पूछा जाए कि वसा की इकाई क्या होती है, तो जो वसा की इकाई होती है ये होती है ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल। वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल। जो आपकी वसा होती है, वसा किससे मिलकर बनी होती है? आपसे सवाल ये कई बार पूछा गया है। तो वसा जो होती है ये ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल से मिलकर बनी होती है। ग्लिसरॉल को हम ग्लिसरॉल ही बोलते हैं और वसीय अम्ल को फैटी एसिड बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि जो वसा की इकाई है वो क्या हो सकती है? या तो ग्लिसरॉल हो सकती है या तो वसीय अम्ल। अगली चीज जो ये वसा होती है हमारी, ये क्या होती है? कार्बनिक यौगिक होती है। क्या होती है? कार्बनिक यौगिक होती है। कार्बनिक यौगिक होती है। वसा कार्बनिक यौगिक होने के साथ साथ इसमें और कौन सा गुण होता है? यह एक ऊर्जादायी पदार्थ होता है। क्या होता है? ऊर्जादायी पदार्थ होता है। ऊर्जादायी पदार्थ, ऊर्जादायी पदार्थ होता है। क्लियर है इतनी बातें? इस वसा को हम बोलते क्या है? इसको हम लिपिड भी बोलते हैं और लिपिड के साथ साथ इसको हम फैट भी बोलते हैं। तो इतनी सी बातें छोटी छोटी मैंने आपको बताई है। बहुत ज्यादा मैं आपके माइंड पे भी बर्डन नहीं डालूंगा, लोड नहीं डालूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अभी मैं आपको कराऊंगा, फिर सारे लेक्चर में बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा। नो नीड टू वरी है। मैंने क्या कहा? वसा की जो इकाई है वो ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल होती है। यह एक कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिक होने के साथ साथ इसमें कौन सा गुण होता है? इसमें ऊर्जा देने का गुण होता है, अर्थात ये एक ऊर्जादायी पदार्थ होता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वेरी गुड। आगे हम बात करेंगे कि जो वसा होता है ये लंबे समय तक क्या होता है? लंबे समय तक ऊर्जा देने वाला कारक होता है। ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व। पोषक तत्व आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो होता है वसा। और सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला कारक भी आपसे पूछे तब ये कौन सा होगा? लिपिड ही होगा, वसा होगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व। ठीक है, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो है हमारा वसा का या फिर आपका लिपिड। ठीक है, अब आपसे सवाल यहाँ पे ये बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो लिपिड होती है, जो लिपिड होता है, जो वसा होता है, इसके 1 ग्राम अणु में कितनी ऊर्जा होती है? वसा के 1 ग्राम अणु में कितनी ऊर्जा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको जरूर याद रखना है कि वसा के 1 ग्राम अणु में कितनी ऊर्जा होती है। तो इसके 1 ग्राम अणु में ऊर्जा होती है कितनी? 9.3 किलो कैलोरी। कितनी होती है? किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी के आसपास इसमें ऊर्जा होती है वसा के 1 ग्राम अणु में। क्लियर है इतनी बातें? तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो आपको वसा में याद रखनी थी। आगे की चीजें मैं इसमें जोड़ता हूं, क्या है वो, उनको हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि वसा एक ऊर्जादायी पदार्थ है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कारक होता है या फिर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, अब सवाल उठता है कि इतनी चीजें तो बेसिक सी है, पता चल गई हमको। आगे कौन सी चीजें हैं जो हमको माइंड पे याद करके रखनी है? ठीक है, तो वो जो है क्या है, यहां से आपसे पूछा जाता है वसा के प्रकार। वसा के प्रकार, तो वसा कितने प्रकार की होती है ये चीज आपको याद रखनी है। जो वसा होती है हमारी, ये 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
लिपिड। ठीक है, दो प्रकार का हमारा वसा होता है। कौन कौन सा? एक तो है असंतृप्त वसा। कौन सी? असंतृप्त वसा। और जो दूसरी है वो कौन सी है? वो है संतृप्त वसा। संतृप्त वसा, संतृप्त वसा। एक है संतृप्त वसा और दूसरी क्या है? असंतृप्त वसा। एक छोटा सा पॉइंट मेरे माइंड पे आ गया है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो माइंड से स्किप हो जाते हैं। तो मुझे ये जो पॉइंट याद आ गया, मैं आपको लिख देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप याद रखिएगा। एग्जामिनेशन पे कई बार ये पूछा गया है कि जो वसा है इसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो वसा का जो निर्माण होता है, वसा के निर्माण की बात करी जाए आपसे, तो त्वचा के नीचे, कहां पर? त्वचा के नीचे एडिपोस ऊतक में। किस पे? एडिपोस ऊतक में। याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है, एडिपोस ऊतक। एडिपोस ऊतक। वसा का निर्माण आपसे पूछा जाए तो त्वचा के नीचे एडिपोस ऊतक या फिर वसीय ऊतक में इसका निर्माण होता है। ऑप्शन पे आपको यही मिलता है, एडिपोस ऊतक। याद रखिए इस बात को कि क्या है इंपॉर्टेंट चीज, वसा का जो निर्माण होता है ये कहां पर होता है? इसका निर्माण होता है त्वचा के नीचे, एडिपोस ऊतक। बहुत बढ़िया बात। आगे हम बात करने वाले हैं किसकी? वसा के प्रकार की। तो वसा के जो प्रकार होते हैं दो होते हैं, एक असंतृप्त वसा, दूसरा संतृप्त वसा। असंतृप्त वसा को हम बोलते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड लिपिड या फिर सैचुरेटेड लिपिड। जो ये जो इसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड लिपिड। जो संतृप्त होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। याद रखना इस बात को कि वसा कितने प्रकार की? दो प्रकार की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिपिड। द वेरी फर्स्ट इज अनसैचुरेटेड और दूसरा जो है वो क्या है? सैचुरेटेड। अब ये सर सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है? ये तो बड़ा बवाल सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसको हम समझते हैं। नो नीड टू वरी हियर। असंतृप्त वसा और संतृप्त वसा में छोटी छोटी सी बातें हम समझते हैं। जो असंतृप्त वसा होती है, जो असंतृप्त वसा होती है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ऐसी वसा जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बंध हो? डबल बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? संतृप्त वसा। या फिर जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या है? जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संतृप्त वसा। अब और चीजें याद रखनी है आपको इसमें। कौन कौन सी? जो संतृप्त वसा होती है, जो संतृप्त वसा होती है, ये क्या होती है? ये सुपाच्य होती है। क्या होती है? सुपाच्य होती है। सुपाच्य होती है इसका मतलब क्या? ये पचने योग्य होती है। ये क्या होती है? पचने योग्य होती है। मतलब इसका पाचन बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन जो संतृप्त वसा होती है एक दुष्पाच्य वसा होती है। क्या होती है? दुष्पाच्य वसा होती है। दुष्पाच्य का मतलब क्या है? दुष्पाच्य का मतलब है कि जो संतृप्त वसा है ये आसानी से पचती नहीं है। अब सर ये पूछ लिया जाता है कई बार कि ये किस वसा का उदाहरण है? ये संतृप्त वसा का उदाहरण है कि असंतृप्त वसा का उदाहरण है? तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूं। जब भी कभी आपके सामने वो आएगा, आप देखते ही उसको बता दोगे। ठीक है? जो संतृप्त वसा है ये प्राप्त किससे होती है? तो संतृप्त वसा जो है ये प्राप्त होती है किससे? असंतृप्त वसा जो है ये किससे प्राप्त होती है? तो ये पादपों से प्राप्त होती है। किससे? पादपों से प्राप्त होती है। तो पादपों से प्राप्त वसा को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त वसा कहते हैं। जबकि जंतुओं से प्राप्त वसा को हम क्या कहते हैं? संतृप्त वसा। दो चीजें माइंड पे लॉक करिए मेरे साथ। मैंने क्या कहा? जो जंतु से प्राप्त होगी वो क्या है? संतृप्त है, और जो पादप से प्राप्त होगी वो क्या है? असंतृप्त है। अब ये कैसे पहचाने कि जंतु से मिली कि पादप से मिली? आप लोग मुझे बताओ,
दूध जो होता है ये किससे मिलता है? ये मिलता है जंतुओं से। तो किस प्रकार की वसा इसमें होगी? संतृप्त वसा। जो घी होता है, घी किससे मिलता है? तो घी भी मिलता है किससे? जंतु से। तो ये भी क्या होगी? संतृप्त वसा। ठीक है, ये भी क्या होगी? संतृप्त वसा। आपसे पूछा जाए मीट जो होता है, मांस जो होता है, मांस किससे मिलता है? क्या आप पेड़ का मांस खाते हैं? नहीं, पेड़ का मांस होता ही नहीं है, उसमें सेल्यूलोज होता है। तो मैंने क्या कहा? मांस जो होता है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये भी प्राप्त होता है किससे? जंतु से। और जंतुओं से प्राप्त वसा को हम क्या कहते हैं? संतृप्त वसा। मछली पूछा जाए तो मछली में कैसी वसा? तो उसमें भी होती है संतृप्त वसा। आइए बात करते हैं असंतृप्त वसा के एग्जाम्पल क्या क्या है। असंतृप्त वसा की अगर बात करूं तो जो सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल क्या किसी जानवर से प्राप्त होता है? किसी जंतु से प्राप्त होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सरसों का तेल किससे प्राप्त होता है? तिलहन वाली फसलों से या फिर सरसों से प्राप्त होता है। तो ये एक पादप है और पादप से प्राप्त वसा को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं असंतृप्त वसा। ठीक, फिर मैंने क्या कहा? सोयाबीन का तेल। क्या कहा? सोयाबीन का तेल। जो सोयाबीन का तेल है ये भी क्या है? ये भी एक असंतृप्त वसा है। फिर मैंने क्या कहा? अलसी का तेल। जो अलसी का तेल है ये भी क्या है? ये भी असंतृप्त वसा है। मैंने कहा नारियल का तेल, इसको दोनों की कैटेगरी में रखा जाता है, हालांकि ज्यादा वरीयता इसको दी गई है किसमें? असंतृप्त वसा में। तो आई होप इतनी बातें आपको छोटी छोटी सी याद हो गई होंगी। नहीं, आगे हम बात करते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को हमने देख लिया कि वसा में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो प्रकार भी मैंने आपको करा दी। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं बता देता हूं आपको, और आपको उनको बड़े आराम से नोट करके याद कर लेना। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि जो भी लेक्चर आप पढ़ते हो उसको साथ साथ नोट डाउन करते रहें, राइट करते रहें, इससे बेहतर आपको याद हो जाएगा। ठीक, अभी मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा था कि जो वसा होती है हमारी, जो वसा होती है ये बनती किससे है? ग्लिसरॉल से बनती है। और ग्लिसरॉल से बनती है, साथ ही साथ इसमें और किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो इसमें मुख्य भूमिका होती है वशीय अम्ल की। ठीक है, अब देखिए ये जो वसा होती है, अगर इसको आप ज्यादा मात्रा में ले लेते हो या फिर कम मात्रा में ले लेते हो तो क्या होता है? अब यहाँ पे कम मात्रा का सवाल तो पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि कम मात्रा में लेंगे तो आप दुबले पतले हो जाएंगे ना। लेकिन ज्यादा मात्रा पे अगर वसा हम ले लें, वसा का सेवन अगर ज्यादा मात्रा में हो, प्लस का मतलब ज्यादा मात्रा में हो, वसा का सेवन अगर ज्यादा मात्रा में होता है तो इससे क्या बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ गया, अब ये करेगा क्या क्या काम? यहाँ पे हमारी जो धमनियां होती हैं, हमारी जो आर्टरीज होती हैं, ये जाके इन धमनियों में चिपकना शुरू हो जाता है। इन धमनियों में चिपकना शुरू हो जाता है, इसकी एक मोटी लेयर बन जाती है कोलेस्ट्रॉल की। तो जो यहाँ से रक्त जाता है, जो यहाँ से ब्लड फ्लो होता है, जो यहाँ से रक्त जाता है, उसको बहने के लिए जगह कम पड़ जाती है और हृदय तक हमारे पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाता है, नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है? तो यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है हृदय आघात। कौन सा? हृदय आघात। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा बढ़ जाने पे कौन सी बीमारी का आगाज हो जाता है? तो हृदय आघात जैसी, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसकी एक निश्चित मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कोलेस्ट्रॉल की निश्चित मात्रा होनी चाहिए 150 से 260 ग्राम के आसपास। ठीक है, कितना होना चाहिए? 150 से 260 ग्राम पर 100 ml, प्रति 100 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में। ठीक है,
तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से 260 ग्राम पर 100 ml ब्लड होना चाहिए। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वसा बढ़ गया तो एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कौन सी बीमारी हो गई, हृदय आघात। यहाँ पे वसा के बढ़ने से इस बीमारी को नाम और भी क्या दिया जाता है, तो उसको नाम दिया जाता है एथ्रोस्क्लेरोसिस। क्या कहते हैं, एथ्रोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी किससे होती है, तो वसा के बढ़ जाने से होती है, या फिर कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से कौन सी बीमारी होती है, तो एथ्रोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी होती है। ठीक, आगे की चीज हम देखते हैं यहाँ पे कि जो वसा है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया इसको हम कैसे वो करें, इसको हम कैसे कंट्रोल करें, तो इसके लिए दवा होती है कौन सी, ओमेगा 30, कौन सी, ओमेगा 30 फैटी एसिड। ठीक है, तो वसा को कम करने के लिए या फिर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो दवा दी जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है ओमेगा 30 फैटी एसिड, ओमेगा 30 फैटी एसिड। ठीक, अब इसमें एक दवा और दी जाती है, उसको हम कहते हैं क्या, गामा ओराइजिनल। क्या बोलते हैं, ओराइजिनल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए दो दवाएं दी जाती हैं, ओमेगा 30, दूसरा गामा ओरिजिनल। ठीक है, आगे हम चलते हैं, 2-3 फैक्ट और हैं, इसके बाद मैं वसा खत्म करता हूं, फिर मैं आगे का टॉपिक आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या है कि जो वसा होता है, जो वसा होता है इसका प्रमुख अम्ल कौन सा होता है, तो इसका प्रमुख अम्ल होता है लिनोलेनिक जो अम्ल होता है ये वसा का प्रमुख अम्ल होता है। ठीक है, तो वसा में बेसिक जो जानकारियां थी वो मैंने आपको दे दी हैं। तो वसा के चैप्टर में फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे, इतनी जानकारी आप कलेक्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर जब ये हमारा एक ब्रीफ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम डेप्थ में लेक्चर्स को लाते रहेंगे। एक बार जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं डीप में भी पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत मजा आता रहेगा। और यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखिए कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे लिए बस इतना सा काम करिए कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और शासन का जो आदेश है उसको मानते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, और इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से यूटिलाइज करिए। आपके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं, नई नई चीजें सीखिए, उस प्रतिभा को आगे बढ़ाइए। दैट्स ऑल, जय हिंद।